नमस्कार दोस्तों, वेलकम्स टू इजी मैथ्स विद योगी सर। हम लोग सारणिक से संबंधित क्वेश्चनों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपके लिए एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। इस वीडियो में हम शेष बचे हुए क्वेश्चनों को सॉल्व कराएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के साथ। क्वेश्चन नंबर 10 है, सारणी की सहायता से निम्न समीकरण निकाय को हल कीजिए। तो सॉल्यूशन, ये समीकरण निकाय हमें दिया हुआ है, ठीक है ना। तो दिए हुए समीकरण निकाय में यदि हम 1/x, 1/y और 1/z को क्रमशः ABC मान लें, क्या मान लें हम? ABC मान लें, मतलब 1/x के स्थान पर A मान लें, 1/y के स्थान पर B और 1/z के स्थान पर C मान लें, तो ये क्या बन जाएगा? 2a + 3b + 10c = 4, जो कि दिए गए समीकरण निकाय की क्या होगी? स्टैंडर्ड फॉर्म। अभी ये समीकरण निकाय स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, मतलब लीनियर रूप में नहीं है। हम रैखिक समीकरण निकाय को सॉल्व कर रहे हैं, ये रैखिक समीकरण निकाय के रूप में नहीं है। तो इसको रैखिक समीकरण निकाय के रूप में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? मान लेंगे, माना 1/x = a, 1/y = b और 1/z = c। तब दिया गया रैखिक समीकरण c, तो दिए गए रैखिक समीकरण निकाय को रैखिक समीकरण निकाय निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। यदि हम 1/x = a, 1/y = b और 1/z = c मान लें, तो दिए गए रैखिक समीकरण निकाय को इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 2a + 3b + 10c = 4 और रैखिक समीकरण निकाय, देखो ऐसे करो, दिए गए समीकरण निकाय, रैखिक को हटा दो इसमें से, क्योंकि ये रैखिक की फॉर्म में नहीं है। रैखिक की फॉर्म में अब ये कन्वर्ट होगा। तो दिए गए समीकरण निकाय को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है, 2a + 3b + 10c = 4, 4a - 6b + 5c = 1 और 6a + 9b - 20c = 2। अब यह क्या बन गया है? रैखिक समीकरण निकाय, जो कि एक रैखिक समीकरण निकाय है। क्यों है भाई रैखिक समीकरण निकाय? क्योंकि इसकी प्रत्येक टर्म्स में चर की घात कितनी आ रही है? 1 है। कितनी आ रही है भाई? 1 आ रही है। इसलिए ये क्या बन गया? अब रैखिक समीकरण निकाय बन गया, जो कि एक रैखिक समीकरण निकाय है। अब इस रैखिक समीकरण निकाय को हमें सॉल्व करना है। देखो इधर, अब हमें इस रैखिक समीकरण निकाय को हल करना है। तो रैखिक समीकरण निकाय एक के लिए सबसे पहले हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी? डेल की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। और डेल क्या होती है? गुणांक मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट्स। तो यहां से आएगा 2 3 10, 2 3 10, 4 - 6 5, 4 - 6 5 और 6 9 - 20, 6 9 - 20। इसको सॉल्व करना है। 2 के लिए सॉल्व करें तो यहां से माइनस माइनस प्लस 120 और माइनस के 45, -3 के लिए माइनस के 80, कितने? माइनस के कितने आएंगे? 80 और माइनस के फिर आ जाएंगे ये माइनस के 80 माइनस के 30 प्लस 10 और 10 के लिए सॉल्व करेंगे तो 36 प्लस 36 प्लस 36
इम्प्लाइज दैट यहाँ से देखो 120 में से माइनस के 45 करेंगे तो कितने 75, और 75 इंटू 2 करें तो 150 यहाँ से माइनस के 110 इंटू -3 तो प्लस के 330, यहाँ से 72 और 72 इंटू 10 करेंगे तो 720 इम्प्लाइज दैट। अब इनको ऐड करना है तो देखो यहाँ से 700 और 300 कितने 1000 और 100 1100 हो जाएंगे। 1100 प्लस 50 प्लस 30 प्लस 20 कितने हो गए 100 हो गए, नहीं 100 नहीं 50 प्लस 30 80, हाँ 100 हो गए। तो 1100 प्लस 100 1200, तो इसका मान कितना आ गया 1200 आ गया, ठीक है ना, जो कि डज नॉट इक्वल टू 0 है। डज नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब इस रैखिक समीकरण का आएगा हल कैसा प्राप्त होगा, अद्वितीय हल प्राप्त होगा, यूनिक सॉल्यूशन प्राप्त होगा, जिसके लिए हमें डेल 1 डेल 2 और डेल 3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो डेल 1 इज इक्वल टू डेल 1 का मान ज्ञात करने के लिए हम ए के गुणांकों के स्थान पर कॉन्स्टेंट्स को रिप्लेस कर देंगे। तो 4 1 2 बी और सी के गुणांक यथावत रहेंगे, तो 3 -6 9 10 5 -20 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करें 4 इंटू 120 -45 -3 माइनस के 20 और माइनस के 10 -20 -10 प्लस 10 इंटू 9 माइनस माइनस प्लस 12 इम्प्लाइज दैट इनको सॉल्व करें तो यहाँ से 75 आएंगे, 75 इंटू 4 करें तो 300 और यहाँ से माइनस के 30 इंटू 3 तो माइनस माइनस प्लस 90 और ये 21, ठीक है, और ये इनको ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे 300 और ये 500 हो गए, ये 600 हो जाएंगे, ओवरऑल 600, ठीक है ना। इस प्रकार से डेल 1 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हमें डेल 2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो डेल 2 इज इक्वल टू, डेल 2 के लिए बी के गुणांकों के स्थान पर क्या रख देंगे, कॉन्स्टेंट्स रख देंगे, बाकी सेम आएंगे। तो 2 4 6 बी के गुणांकों के स्थान पर रखो 4 1 2 और सी के गुणांक सेम -20 इम्प्लाइज दैट इनको सॉल्व करें। 2 के लिए -20 -10 -20 -10 -4 माइनस के 80 माइनस के 30 -80 -30 प्लस 10 के लिए 4 इंटू 2 करेंगे तो 8 माइनस के 6 सॉल्व करो। यहाँ से कितने आ गए माइनस के 30 और माइनस के 30 इंटू 2 करो माइनस के 60 और यहाँ से माइनस के आ जाएंगे आपके 110 इंटू 4 करना है तो 440 प्लस के हो जाएंगे माइनस माइनस प्लस और यहाँ से 2 बचेंगे 2 इंटू 10 करेंगे तो 20 2 इंटू 10 20 तो ये 460 माइनस 60 करेंगे तो 400 कितना आएगा 400 आएगा। अब हमें डेल 3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो डेल 3 के लिए सी के गुणांकों के स्थान पर क्या रख देंगे, हम अचरों को रख देंगे, बाकी ए और बी के गुणांक सेम रहेंगे। तो ए और बी के गुणांक पहले इनको लिख लो 2 4 6 और 3 -6 9 और सी के गुणांकों के स्थान पर अचर 4 1 2। अब हमें इन्हें सॉल्व करना है। तो 2 इंटू माइनस के 12 माइनस के 9 -3 इंटू 8 -6 प्लस 4 इंटू 36 माइनस माइनस प्लस 36 प्लस 36 इम्प्लाइज दैट यहाँ से माइनस के 21 इंटू 2 तो माइनस के 42
माइनस के 42 हो गए और यहाँ से प्लस के 2 तो माइनस के 6 और यहाँ से ये 72 इंटू 4 करेंगे तो 72 इंटू 2 करते हैं 144 इंटू 2 तो ये हो जाएगा 288 28। अब हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए भाई डेल वन कितना आ चुका है, डेल वन 600 और डेल टू 400 और डेल थ्री 240 आ चुका है, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो क्रेमर नियम से क्या होगा, क्रेमर नियम से ए इज इक्वल टू, क्योंकि ये एबीसी में लीनियर इक्वेशन थी, किसमें थी, एबीसी में लीनियर इक्वेशन थी, इसलिए ए इज इक्वल टू कितना होगा, डेल वन अपॉन डेल इज इक्वल टू डेल वन की वैल्यू 600 अपॉन डेल 1200 मतलब 1200 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1/2 और बी इज इक्वल टू डेल टू अपॉन डेल टू की वैल्यू 400 अपॉन 1200 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1/3 और सी इज इक्वल टू डेल थ्री अपॉन डेल थ्री का मान 240 अपॉन 1200 इज इक्वल टू, यहां से देखो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी और 24 इंटू 5 करेंगे तो 120 आते हैं तो 1/5 आएगा। अतः इस प्रकार हमने ए की वैल्यू कितनी प्राप्त कर ली, 1/2, बी इज इक्वल टू 1/3 और सी इज इक्वल टू 1/5। इस प्रकार एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब देखो भाई ए का मान कितना था, 1/x बराबर ही तो ए माना था हमने, तो 1/x इज इक्वल टू 1/2, 1/y इज इक्वल टू 1/3 और 1/z इज इक्वल टू 1/5 implies दैट यहां से x इज इक्वल टू कितना आएगा 2 और y इज इक्वल टू 3 और z इज इक्वल टू 5 जो कि दिए गए समीकरण निकाय का अभीष्ट हल है, जो कि दिए गए समीकरण निकाय का अभीष्ट हल है। लिखिए, आसान क्वेश्चन था। अब देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, आवर्त सिद्धांत का प्रयोग कर निम्न समीकरण निकाय को हल कीजिए। हमारे लिए ये समीकरण निकाय दिया हुआ है और आवर्त सिद्धांत का प्रयोग करते हुए हमें एक्स वाई जेड का मान फाइंड आउट करना। आवर्त सिद्धांत में क्या करते हैं भाई, आवर्त सिद्धांत में हम x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी टाइप से चरों की वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले आवर्त सिद्धांत में हम दी गई मैट्रिक्स को या दिए गए समीकरण निकाय को, मैट्रिक्स को नहीं, दिए गए समीकरण निकाय को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। तो सॉल्यूशन दिए गए समीकरण निकाय, दिए गए समीकरण निकाय को मैट्रिक्स रूप में लिखने पर ठीक है, इसको मैट्रिक्स ही फॉर्म में लिखेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म में इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, सबसे पहले गुणांक मैट्रिक्स आती है। गुणांक मैट्रिक्स यहाँ पे कितनी है, 1 1 -1 3 1 -2 और 1 -1 -1, ठीक है, इंटू एक्स बाई जेड इज इक्वल टू 1 3 -1, ठीक है। इम्प्लाइज दैट इसको ए एक्स इज इक्वल टू बी मान सकते हैं, जहां पे ए क्या है, ये गुणांक मैट्रिक्स है और एक्स क्या है, चरों की मैट्रिक्स और बी क्या है, कांस्टेंट्स की मैट्रिक्स है। अब ए एक्स इज इक्वल टू बी है तो यहां से एक्स का मान कितना आएगा, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। इसको हमने दे दिया समीकरण नंबर 1, वेयर ए क्या है, गुणांक मैट्रिक्स 1 1 -1
3 1 -2 1 -1 और x चरों की मैट्रिक्स है x y z और b अचरों की मैट्रिक्स है 1 3 -1। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है ना। अब हमें भाई x इक्वल टू ए इनवर्स b का मान निकालना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें ए इनवर्स की जरूरत पड़ेगी। ए इनवर्स की जरूरत पड़ेगी और ए इनवर्स के लिए सबसे पहले हमें देखना है कि दी गई मैट्रिक्स की जो डिटरमिनेंट्स है वो इनवर्सिबल है या नहीं। क्या इनवर्सिबल है या नहीं, इसके लिए हम डिटरमिनेंट ए चेक करेंगे कि डिटरमिनेंट ए का मान डज नॉट इक्वल टू 0 है या नहीं। ठीक है ना। तो यहां से डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू 1 1 -1 3 1 -2 और 1 -1 implies that इसे सॉल्व करें तो 1 के लिए 1 का मल्टीप्लिकेशन -1 से करेंगे तो -1 और ये -2 तो माइनस के 3 ओवरऑल -3 बन जाएंगे। फिर यहाँ से -1 और -1 के लिए -3 और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे प्लस के 2 माइनस के 3 प्लस के 2 यानी कि माइनस के 1 प्लस प्लस नहीं क्या आएगा -1 आएगा। तो -1 इंटू -1 के लिए -3 और -1 तो -4 हो गए। इंप्लाइज दैट यहाँ से -3 और माइनस माइनस प्लस 1 और ये कितने हो जाएंगे माइनस माइनस प्लस के 4 तो प्लस के हो गए 5 और माइनस के 3 तो इज इक्वल टू प्लस के 2 डज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब मैट्रिक्स ये कैसी है इनवर्सिबल है अर्थात इसका इनवर्स विद्यमान है। तो इंप्लाइज दैट हम कह सकते हैं ए इनवर्स विद्यमान है। इंप्लाइज दैट ए इनवर्स विद्यमान है। ठीक है भाई। अब हमें एडजॉइंट ए इनवर्स का मान ज्ञात करना है। इसके लिए हमें एडजॉइंट ए का मान फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो एडजॉइंट ए का मान फाइंड आउट करने के लिए हम मैट्रिक्स ए के अवयवों के संगत कोफैक्टर ज्ञात करेंगे और वो कोफैक्टर मैंने सपोज करो F11 F12 F13 इस टाइप से मान लिए। तो सबसे पहले हम कोफैक्टर्स की वैल्यू ज्ञात करते हैं। अब F11 अवयव A11 का कोफैक्टर तो यहां से -1 और -2 -1 -2 कितने हो गए -3 तो F11 कितना आ गया -3। F12 इज इक्वल टू F12 के लिए फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम एलिमिनेट करेंगे तो -3 और माइनस माइनस प्लस 2 तो -3 + 2 यानी कि -1 बट साइन कैसे चलते हैं भाई प्लस माइनस प्लस इस क्रम में चलते थे माइनस का है तो हमारा मान कितना आ रहा था दोबारा देखते हैं -3 और प्लस वो -3 माइनस माइनस प्लस 2 तो -1 आ रहा था तो ये कितना हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। F12 कितना हो जाएगा प्लस का 1। इसी प्रकार F13 फाइंड आउट करें तो F13 के लिए फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम एलिमिनेट करने पर -3 -1 यानी कि -4 और यहां से प्लस का चिन्ह है तो -4। ठीक है। नेक्स्ट F21 सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम ड्रॉप करने पर -1 -1 तो -2 बट यहां से माइनस का साइन आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो +2। F22 इज इक्वल टू F22 के लिए सेकंड रो और सेकंड कॉलम ड्रॉप करेंगे तो -1 और माइनस माइनस प्लस -1 + 1 यानी कि F22 कितना आएगा 0। F23 इज इक्वल टू सेकेंड रो और थर्ड कॉलम ड्रॉप करने पर -1 और -1 -2 बट यहां से माइनस का साइन आएगा तो वो -2 प्लस का हो जाएगा +2। अब F31 के लिए थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम
ड्रॉप करेंगे तो -2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस के 1, तो माइनस के 1 आएगा यहां से, माइनस के 1। F32 इज इक्वल टू थर्ड रो और सेकंड कॉलम ड्रॉप करने पर -2 और ये प्लस के 3, तो प्लस का 1 आएगा, बट यहां से कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, -1। F33 इज इक्वल टू थर्ड रो और थर्ड कॉलम ड्रॉप करने पर 1 माइनस के 3, तो -2। इस प्रकार हमें कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स, जिसको मैं F मान रहा हूं, क्या मान रहा हूं, F मान रहा हूं कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स को, ये क्या प्राप्त हो जाएगी, -3 1 -4 2 0 2 -1 -2 और एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमें क्या फाइंड आउट करनी है, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होती है, कोफैक्टर मैट्रिक्स की ट्रांसपोज मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स की ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स इंप्लाइज दैट, इसकी पंक्ति और स्तंभों को परस्पर चेंज कर देंगे तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देंगे, -3 1 -4, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 0 2, थर्ड रो थर्ड कॉलम -1 -2। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, इस प्रकार हम एडजॉइंट ए ज्ञात कर लेंगे। अब हमें ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। अब ए इनवर्स, और ए इनवर्स इज इक्वल टू कितना होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, इंप्लाइज दैट एडजॉइंट ऑफ ए का मान इतना है, तो सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए को लिखते हैं, -3 2 -1 1 0 -1 -4 2 -2। इसमें डिटरमिनेंट ए का भाग लगाना है, और डिटरमिनेंट ए का मान कितना आया था, 2 आया था, तो 1/2। अब यहाँ स्पेस नहीं है, तो पहले आप यहां तक लिखें, उसके बाद में हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। तो ए इनवर्स का मान इतना आ गया। अब हमें चरों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखिए, समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या था, अब समीकरण 1 में मान रखने पर समीकरण 1 क्या था, पहले देखो इधर x इक्वल टू ए इनवर्स बी, x इक्वल टू क्या था, ए इनवर्स बी, तो x के स्थान पर क्या रख देंगे हम, x बाई जेड। x का मान क्या होता है, चरों की मैट्रिक्स होती है x, तो x इज इक्वल टू ए इनवर्स, इनवर्स का मान यहां से रखें, तो 1/2 -3 2 -1 1 0 -1 -4 2 -2। ठीक है, तो इनवर्स का मान रख दिया। अब b का मान रखना है, b का मान यहां से देखो 1 3 -1 1 3 -1 इंप्लाइज दैट 1/2 तो अचर है, इनका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है। यहां देख रहे हैं ये 3 क्रॉस 3 क्रम की मैट्रिक्स है और ये 3 क्रॉस 1 क्रम की मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, क्योंकि फर्स्ट मैट्रिक्स में कॉलम्स की संख्या सेकेंड मैट्रिक्स में रो की संख्या के इक्वल है, इसलिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, पॉसिबल होगा। और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के पश्चात हमें किस क्रम की मैट्रिक्स प्राप्त होगी, 3 क्रॉस 1 क्रम की मैट्रिक्स प्राप्त होगी। तो मल्टीप्लाई करो, -3 प्लस 6 और +1, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ 1 + 0 + 1 -4 + 6 + 2। ठीक है, इंप्लाइज दैट 1/2, यहां से हमें मिलेगा, ये 7 हो गए प्लस के माइनस के 3, तो प्लस का 4, और यहां से ये 2 हो गया और यहां से 4 हो गया। ठीक, इंप्लाइज दैट अब 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा,
2 1 2 और इधर क्या है x y z चरों की मैट्रिक्स। अब आप देख सकते हैं ये दोनों मैट्रिक्स समान क्रम की हैं और जब दो समान क्रम की मैट्रिक्स बराबर हो तो उनके संगत अवयवों की तुलना कर सकते हैं। तो संगत अवयवों की तुलना करने पर संगत अवयवों की तुलना करने पर हमें प्राप्त होगा x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1 और z इज इक्वल टू 2, जो कि दिए गए समीकरण निकाय का अभीष्ट हल है। तो इस प्रकार से हम मैट्रिक्स विधि से दिए गए समीकरण निकाय का हल ज्ञात करते हैं। देखिए भाई आसान क्वेश्चन था।